हेलो फ्रेंड्स। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके जो डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है तो उसमें किस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है जिनको आप फॉलो कर सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक बेस्ट पार्ट है जो फॉलो करने से आपकी एप्लीकेशन हो या कुछ भी हो वो आप उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है। यू आई यू एक्स जो पार्ट है, जो यूज़र इंटरफेस है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और बहुत ही स्मूथ हो जाता है अगर आप एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन पैटर्न्स और डिज़ाइन टिप्स यूज़ करते हो। ठीक है। तो इसके अंदर में सबसे अपन कुछ डिज़ाइन टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग उसको डिज़ाइंस को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे किस तरह से ये यूज़फुल है। ठीक है। तो हम सबसे पहले जो डिज़ाइन टिप्स की बात करते हैं वो ये है कि आपको जब भी कोई व्यू डिज़ाइन करना है तो उसमें आपको, अगर आप मल्टीपल व्यूज़ यूज़ कर रहे हैं एक ही स्क्रीन पे, तो आपको कभी भी व्यूज़ को नेस्टेड नहीं बनाना है। नेस्टेड का मतलब है जैसे आप कोई एक लेआउट यूज़ कर रहे हो, जैसे आप कोई लीनियर लेआउट यूज़ कर रहे हो, लीनियर लेआउट के अंदर आपने एक और व्यू बना दिया। ठीक है। और उसके अंदर फिर से आपने एक और लेआउट, लीनियर लेआउट या रिलेटिव लेआउट ले लिया, फिर उसके अंदर आप व्यू बना रहे हो, फिर उसके अंदर जाके आप एक और लेआउट बना रहे हो। तो इस तरह से ये जो नेस्टेड लेआउट हो जाता है ना, इनको रेंडर होने में टाइम लगता है स्क्रीन पे। ठीक है। तो जो यूज़र इंटरफेस होता है वो उसकी स्मूथनेस कम हो जाती है। ठीक है। तो वो परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है आपकी यूआई की। ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग एक लेआउट यूज कर सकते हैं जो कि है कंस्ट्रेंट लेआउट। ये परफेक्ट लेआउट है आपके नेस्टेड लेआउट को रिमूव करने के लिए। आप रिलेटिव लीनियर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है वो एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें हर तरह की कंडीशंस को एक लीनियर पैटर्न में आप डिज़ाइन कर सकते हो। आपको नेस्टेड लेआउट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने सारे इसके अंदर फीचर्स हैं। ठीक है। तो हम इसका एक डेमो भी बनाएंगे। और सेकंड टिप्स क्या होता है, यूज़ वेक्टर इमेजेस। वेक्टर इमेजेस, या आप बोल सकते हो कि कोई भी इमेज है जो एसवीजी फॉर्मेट की इमेज होती है वो आपको यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई जेपीजी या पीएनजी इमेज यूज़ करोगे तो उनके एक तो स्ट्रेच होने के चांसेस रहते हैं, पहली बात। उसके दूसरा ये होता है कि अगर आप जो जेपीजी और पीएनजी इमेज होती है उनकी साइज़ भी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो आप मल्टीपल इमेजेस अगर आप अपने रिसोर्स फोल्डर में रखते हो एप्लीकेशन के अंदर, तो वो आपके एप्लीकेशन का जो एपीके है उसकी साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है। जो यूज़लेस होता है एक तरह से। तो जितनी प्रैक्टिस में ये होना चाहिए कि जितनी कम से कम आपके एपीके की साइज़ होनी चाहिए। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि किसी बैकग्राउंड में आपको इमेज लगानी है और या इस तरह का कुछ भी लेआउट बनाना है जिसका बैकग्राउंड आप इमेज दे रहे हो, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो और उस केस में आप डॉट एसवीजी फॉर्मेट की इमेज यूज कर सकते हो। वो क्या होता है कि वो एक एक्सएमएल फाइल में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है वो मेमोरी बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करता। ठीक है। तो ये है एक सेकंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। थर्ड वन है यूज़ ड्रावेबल रादर देन इमेज रिसोर्सेज। हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी कोई लेआउट बनाया, ठीक है, उसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमने कई बार क्या होता है कि हम लोग बैकग्राउंड में इमेज डाल देते हैं। जैसे मुझे पूरा ग्रे कलर चाहिए और उसके कॉर्नर राउंडेड होने चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे डिज़ाइन में देखते हैं तो वो एक इमेज की तरह ही दिखता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डिज़ाइनर को बोलते हैं कि हमें इस तरह की इमेज बना के दे दो। ठीक है। तो हम वो इमेज फिर वापस अपने इसमें डालते हैं एप्लीकेशन के रिसोर्सेज के अंदर। तो वो भी आप उस तरह की जो डिज़ाइन होती है, जैसे राउंड कॉर्नर हो गया, बैकग्राउंड कोई सिंगल कलर हो गया, तो इस तरह की चीज़ें हैं। रादर देन यूजिंग इमेज आपको एक ड्रावेबल बनाना चाहिए। ठीक है। तो ड्रावेबल का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिखाऊंगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर आपने, ये होता है रीयूजेबिलिटी ऑफ द व्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक डिज़ाइन लिया, उसमें एक इमेज दिख रही है और एक टेक्स्ट दिख रहा है। ठीक है।
और अगर वही मल्टीपल टाइम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे आपने ऊपर दिखाया इमेज और टेक्स्ट, फिर थोड़े बीच में और कोई व्यू आ गया, फिर से इमेज और टेक्स्ट, फिर से इमेज और टेक्स्ट, इस तरह मल्टीपल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आपकी XML की फ़ाइल बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, अगर सेम लेआउट यूज़ हो रहा है बार बार तो आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इंक्लूड टैग यूज कर सकते हो, मर्ज टैग यूज कर सकते हो। इस केस में क्या होता है कि आप आपने एक अपना एक अलग से लेआउट बनाया और उस लेआउट को बार बार आप इंक्लूड और मर्ज कर दो अपने पेरेंट लेआउट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपके डेवलपमेंट भी फास्ट हो जाता है और आपकी जो मेन फाइल है XML की फ़ाइल वो भी बड़ी नहीं होती है साइज़ में, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं। तो हम सबसे पहले अब बाई एग्जांपल हम वन बाई वन टिप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले है कि कंस्ट्रेंट लेआउट के थ्रू आप किस तरह से व्यू डिज़ाइन करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी क्रिएट की है और उस एक्टिविटी के अंदर हम लोग जैसे मैं इस एक्टिविटी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ इस एक्टिविटी में मेरे पास कंस्ट्रेंट लेआउट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होता है। उसके बाद अब इसके अंदर मैं डिज़ाइन बनाऊँगा, ठीक है, कि किस तरह से आप कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो इन ए वेरी सिंपल वे, ठीक है। जैसे मैं एक टेक्स्ट व्यू बनाता हूँ। सबसे पहले टेक्स्ट व्यू, रैप कंटेंट, हाइट और विड्थ मैंने रैप कंटेंट ले ली इसकी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसकी एक ID सेट कर देता हूँ। ID मैंने दे दी है इसकी text1 करके, ठीक है। उसके बाद अभी ये एरर दिखाएगा। ये इसलिए दिखाएगा कि आप कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर जब भी कोई व्यू ऐड करते हो तो आप उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको पोजीशन देनी पड़ती है, ठीक है, कि वो कहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ पे मैं ये स्क्रीन है मेरी, तो मैं जैसे फर्स्ट वाला टेक्स्ट है मैं स्टार्ट में रखना चाहता हूँ और टॉप पे रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट वाली सिचुएशन में तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो जाएगी और टॉप वाली पोजीशन में वर्टिकल पोजीशन हो जाएगी। तो मैंने उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन डिफाइन कर दी है, ठीक है। अब वो कैसे करना होता है, एक होता है स्टार्ट, कंस्ट्रेंट होते हैं यहाँ पे मैं यूज करता हूँ ऐप लेआउट कंस्ट्रेंट स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे रहेगा। तो अभी मुझे स्क्रीन के स्टार्टिंग में चाहिए इसको, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेरेंट दे दूँगा, ठीक है। अभी मैं एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ जिससे अपन को दिखता रहे। ये टेक्स्ट में मैंने डाल दिया फर्स्ट, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट टेक्स्ट है और मैं इसका कलर दे देता हूँ ब्लैक। अभी डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा टेक्स्ट है फर्स्ट जिसकी मैंने स्टार्टिंग पोजीशन दे दी है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन मैंने दे दिया है। अब मुझे वर्टिकल भी देना पड़ेगा, तो वर्टिकल में मैं कंस्ट्रेंट यूज़ करूँगा इसके लिए टॉप टू टॉप ऑफ। अभी पेरेंट के टॉप में ही रहेगा वो, तो मैं यहाँ भी पेरेंट ले लूँगा, ठीक है। तो एरर हट गई अपनी। तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल सिचुएशन दे दी कि पोजीशन दे दी उस व्यू की कि वो स्टार्टिंग में रहेगा आपकी स्क्रीन के, और टॉप में भी वो टॉप पे ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट के लिए, स्टार्ट एंड टॉप राइट बॉटम ऐसे करके, ठीक है। तो उन्हीं कंस्ट्रेंट पे आपका पूरा कंस्ट्रेंट लेआउट वर्क करता है, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें थोड़ी मार्जिन पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ, जैसे पैडिंग ऐड कर देता हूँ मैं, पैडिंग मैंने दे दिया 10 dp, ठीक है। ये हो गया ऐसा। अभी मुझे एक दूसरा टेक्स्ट ऐड करना है, वो इस फर्स्ट के राइट साइड में अगर होगा तो उसके लिए कैसे करेंगे, अगेन एक टेक्स्ट व्यू यूज़ करेंगे,
चलो मैं इस सेम को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल V, इसकी आईडी चेंज कर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं सेकंड। ठीक है, सेकंड लेआउट हो गया। अभी ओवरराइट हो रहा है क्योंकि इसकी पोजीशनिंग कहाँ पे है, स्टार्ट भी पेरेंट सेम है और ये भी पेरेंट, तो इसकी ये ओवरलैप हो रहा है फर्स्ट वाले पे। अब हमें क्या करना है, ये जो टेक्स्ट 2 है वो टेक्स्ट 1 के राइट साइड में आना चाहिए। तो इसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो कैसे चेंज होगी, तो यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लेआउट चेंज होगा, आपका कंस्ट्रेंट चेंज होगा। इसके लिए स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ नहीं हो सकता, यहाँ पे होगा स्टार्ट टू एंड ऑफ, क्योंकि वो टेक्स्ट 1 के एंड में होगा। राइट साइड मतलब टेक्स्ट 1 जहाँ पे एंड हो गया उसके बाद वो सेकंड वाला टेक्स्ट अपन को ऐड करना है। तो हम लोग करेंगे स्टार्ट, इसकी स्टार्ट कहाँ से होगी, एंड किसके, टेक्स्ट 1 के, टेक्स्ट 1 के एंड पे। इसकी स्टार्टिंग पोजीशन, टेक्स्ट 2 की स्टार्टिंग पोजीशन किसके एंड पे, टेक्स्ट 1 के एंड पे। ठीक है, तो ये वाला कंस्ट्रेंट मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो ये अपने आप ही कहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ पे सेट हो गया, फर्स्ट के राइट साइड में सेट हो गया। ठीक है, अभी देखो कंस्ट्रेंट लेआउट करने का एक और कंस्ट्रेंट लेआउट जो है, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। अभी इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कंस्ट्रेंट लेआउट का, कि जैसे मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ कर लिया। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे कोई नेस्टेड लेआउट नहीं बन रहा अभी तक तो। ठीक है, कितने भी आप व्यू यूज़ कर लो उसकी एक दूसरे के रेस्पेक्टिव पोजीशन में आप उसको व्यू को डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये हो सकता है कि जैसे अगर मैंने इसकी पोजीशन इसके अलाइन में सेट कर दी है, तो अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ तो ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने इसको मार्जिन दिया, मार्जिन दे दिया मैंने स्टार्ट से मैं मार्जिन देता हूँ 30 dp, ये अपने आप ही सेकंड वाले की भी पोजीशन अपने आप ही मूव हो जाएगी। इसमें ये ओवरलैप होगा या ऐसा कुछ नहीं होगा, ये रिलेटिव होंगे एक दूसरे के, तो ये अपने आप भी वहाँ पे मूव हो जाएगा। ठीक है, और जैसे मैं एक और लेआउट बनाता हूँ, एक और व्यू बनाता हूँ, इसको मैंने दे दिया थर्ड। ठीक है, ये हो गया अपना थर्ड व्यू, और अब इसको मुझे सेकंड के राइट साइड में करना है। तो इसका स्टार्ट टेक्स्ट 3 का स्टार्ट एंड ऑफ किसके, टेक्स्ट 2 के, तो मैं यहाँ टेक्स्ट 2 की आईडी पास कर दूंगा, तो ये वहाँ पे मूव हो गया। अभी देखो इसकी ये तो होगी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आपकी मूवमेंट। अगर आप जैसे एक और व्यू सेट कर, जैसे टॉप है इसका, अपन ने टॉप कंस्ट्रेंट इनका लिया, जैसे इसको मैंने पेरेंट दिया था, इसका भी पेरेंट है और इसका भी पेरेंट है। अब मैं क्या करता हूँ कि सेकंड वाले का टॉप है वो मैं चेंज कर देता हूँ, टॉप टू टॉप ऑफ। अगर मैं आईडी पास कर दूँ इसकी, ये आईडी पास कर दूँ, अगर मैं यहाँ पेरेंट की जगह जैसे यहाँ पे की हुई है, अगर टेक्स्ट 1 की मैं आईडी पास कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं, अब मैं टेक्स्ट 1 की पोजीशन चेंज करता हूँ। अगर मैं मान लो इसको मार्जिन देता हूँ, मार्जिन टॉप 20 dp, आप देखो सेकंड वाला है वो अपने आप ही मूव हो गया यहाँ पे। तो आपको जैसे इसकी पोजीशन सेट करनी थी, आपने 20 मार्जिन इसको दिया, तो इसको भी देने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अपने कितने सारे कोड भी कम होते जा रहे हैं इस केस में। मैंने एक को दिया, ये इसका रिलेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसकी मूवमेंट भी अपने आप ही उसी तरह से ऐड होती जाएगी। तो आप एक व्यू के अंदर कॉन्फ़िगर मल्टीपल फीचर ऐड करोगे, वो सेकंड वाले पे अपने आप ही एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये फीचर्स भी इसका इंटरेस्टिंग फीचर है कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर। ठीक है,
और थर्ड का तो ऑलरेडी पेरेंट था, तो ये यहाँ पे ही चिपका हुआ है। और अगर मैं इस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अब आप देखते हो कि अगर मुझे यहाँ चिपके हुए नहीं चाहिए, थर्ड वाला मुझे लास्ट में चाहिए यहाँ पे, तो आप कैसे करोगे? उस केस में आप, जैसे थर्ड वाला ये है, इसमें आप इसकी स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दोगे, इसका कंस्ट्रेंट चेंज हो जाएगा। एंड में जाने का मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि इसका जो एंड होगा वो कहाँ पे होगा? आपकी स्क्रीन के एंड पे। तो मैं यहाँ पे जो कंस्टेंट यूज़ करूँगा वो होगा एंड, स्टार्ट की जगह हो जाएगा एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, इसका मतलब स्क्रीन के पेरेंट पे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। ये इस तरह से आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो कंस्टेंट लेआउट के अंदर, ठीक है। अब अगर ये इन्हीं को आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन में अगर शिफ्ट करना चाहते हो तो किस तरह से करोगे? टेक्स्ट 1 ये था, टेक्स्ट 2 को आपको मूव करना है फर्स्ट के नीचे, तो आप इसका टॉप क्या करोगे? अभी तो टॉप टू टॉप ऑफ सेम है, तो ये इसके पैरेलल में आ गया। अभी इसका टॉप क्या हो जाएगा? इसके बॉटम में करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, इसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन इसके बॉटम में आएगा, तो सेकंड भी यहाँ से आ जाएगा अपना। तो सेकंड का भी स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा? पेरेंट के स्टार्ट से हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ चेंज करो इसका। मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट कर दो। तो अभी तो ओवरलैप हो गया। अब इसके नीचे मुझे लेना है, तो टॉप वाला है वो चेंज करना पड़ेगा आपको कंस्टेंट। इसमें आपको करना पड़ेगा टॉप है, टॉप टू बॉटम ऑफ। इसका मतलब क्या होगा? इस टेक्स्ट 2 का टॉप है वो किसके बॉटम में? टेक्स्ट 1 के बॉटम में होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये कंस्टेंट ऐड किया, तो ये अपने आप ही इसके नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कंस्टेंट लेआउट के अंदर मल्टीपल व्यूज़ है वो ऐड कर सकते हो और उनके पोजीशन सेट कर सकते हो, जो कि बहुत ही इजी वे है, ठीक है। और इसमें आपको कभी भी नेस्टेड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो अपना पहला कंपोनेंट हो गया कंस्टेंट लेआउट। तो सेकंड फीचर देखते हैं हम कि हाउ टू यूज़ वेक्टर इमेजेस। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि वेक्टर इमेज या एसवीजी फॉर्मेट इमेज है, आप उसको किस तरह से अपने रिसोर्स फोल्डर के अंदर ऐड करते हो। तो यहाँ पे आप रिसोर्स देन ड्रावेबल फोल्डर के अंदर ऐड कर सकते हो। उसके अंदर आप राइट क्लिक करोगे, न्यू में जाओगे, वेक्टर असेट में जाओगे, क्लिक ऑन दिस। यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे होता है क्लिप आर्ट। अगर आपको अपने फोल्डर डायरेक्टरी से उठाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से ऐड करो, जिस भी फोल्डर में जाके आप पिक कर लो। मैंने ऑलरेडी पिक कर लिया है एसवीजी फॉर्मेट, जो कि मेरी ये इमेज है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करो और फिनिश करो। तो यहाँ पे आपका एसवीजी एक एक्सएमएल फॉर्मेट बन के आ जाएगा। आप इसको ओपन करो। इस इमेज की कोई पीएनजी या जेपीजी फाइल होने की बजाय एक एक्सएमएल होगी। और आप देख सकते हो किसी फाइल का जो साइज़ होता है वो इमेज के साइज़ से बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो अगर ये फ़ाइल अगर ऐड हो जाती है अपने रिसोर्स फोल्डर के अंदर या अपनी एपीके के लिए, तो एक तो हम इमेज ऐड करते हैं तो साइज़ ज़्यादा बढ़ जाती। अगर हमने ये एक्सएमएल ऐड की है तो इससे साइज़ बहुत ही कम रहेगी, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है एसवीजी इमेज या वेक्टर इमेज यूज करने का, कि हम तो हमें हर एक रिसोर्स के लिए इमेज या कुछ जितना पॉसिबल हो सके हर रिसोर्स के लिए हमें एसवीजी फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होता है अपनी साइज़ कम रहेगी, ठीक है। तो जैसे मैंने ये इमेज ले ली है, अभी मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक इमेज व्यू बना देता हूँ, ठीक है। इमेज व्यू ले सकते हो या ऐप कॉम्पैक्ट इमेज व्यू ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो आप।
मैंने इसको साइज़ दे देनी है, जैसे मैं देता हूँ इसको 100 dp, विड्थ दे दी मैंने और हाइट भी दे दी मैंने 100 dp। इसको क्लोज करते हैं, इसको मैं आईडी दे देता हूँ icon1, ठीक है। और इसके अंदर मैं रिसोर्स के अंदर ऐड कर देता हूँ src, रिसोर्स के अंदर मैं अपना ऐड कर देता हूँ ICSVG आइकन, ठीक है, जो कि अपनी फ़ाइल का नाम है, इमेज का नाम है। ये मैंने ऐड किया, ये इसने यहाँ पे ऐड कर दी 100 dp, ठीक है। अभी ये इमेज यहाँ पे है, तो मैं इसको एक बार 50 साइज़ कर देता हूँ, थोड़ी साइज़ कम कर देता हूँ। एसवीजी इमेज करने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपको मल्टीपल साइज़ की इमेजेस कंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती अपनी एप्लीकेशन में। अपन जनरली क्या करते हैं, हाई डेफिनेशन, एक्स्ट्रा हाई डेफिनेशन, तो मल्टीपल इमेजेस ऐड करनी पड़ती है। तो अगर आप एसवीजी फॉर्मेट यूज़ करते हो तो एक ही फॉर्मेट काफ़ी है आपके लिए, वो हर जगह स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है। तो ये भी बेनिफिट होता है इसका। तो अभी मैंने ये इमेज लगा ली यहाँ पे, इसकी पोजीशन देनी पड़ेगी मुझे, तो मैं कंस्टेंट ऐड करूँगा यहाँ पे। एक तो स्टार्ट का, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट कर देता हूँ और टॉप भी पेरेंट कर देता हूँ इसका, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, ठीक है। ये मैंने पोजीशन दे दी। अब मैं इस फर्स्ट वाले टेक्स्ट को इस इमेज के नीचे ऐड करूँगा, ठीक है। तो मुझे इसकी टॉप पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, टॉप कंस्ट्रेंट चेंज करना पड़ेगा कि इसका टॉप क्या होगा, बॉटम ऑफ दैट इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेज की आईडी ऐड कर दो, ये वाला, तो आपका फर्स्ट नीचे चला गया। इसी तरीके से अभी मैं सेकंड और थर्ड को एक दूसरे के नीचे वर्टिकल पोजीशन में ले आता हूँ। तो मैं यहाँ पे टॉप टू बॉटम ऑफ इसका भी चेंज कर देता हूँ, टॉप टू बॉटम ऑफ टेक्स्ट 1, ठीक है। ये इसके नीचे चला गया। और इसी तरीके से मैं थर्ड वाले में भी ऐड कर देता हूँ, इसकी पोजीशन दे देता हूँ मैं 2, ठीक है। तो ये इसके नीचे आ गया। अभी इतना ही, अभी इसी तरीके से इनको ऐड करने दो। तो मेरी इमेज हो गई, यहाँ फर्स्ट हो गया, ठीक है। मैं इनको सेंटर में ले जाता हूँ। अब सेंटर में आप कैसे ले जाओगे, तो अगर किसी व्यू को कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर सेंटर में कैसे ले जाता है कि स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ और एंड टू एंड ऑफ, ये दोनों पैरामीटर या दोनों कंस्ट्रेंट आपको ऐड करने होते हैं। जैसे मैंने लिखा स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, ठीक है। अब आप एंड भी ऐड करोगे इसके अंदर, एंड टू एंड ऑफ, ये भी पेरेंट कर दो। सेम अगर आप करोगे दोनों के लिए तो ये सेंटर में चला जाता है। स्टार्ट टू स्टार्ट और एंड टू एंड ऑफ, चाहे यहाँ पे आप पेरेंट कर सकते हो या किसी की आईडी ऐड करोगे ना, तो जैसे अभी मैंने दोनों की जब पेरेंट ले लिया तो पूरी स्क्रीन के पेरेंट के सेंटर में आ जाएगा ये, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी व्यू के बीच में उसको ऐड करना चाहते हो तो दोनों जगह व्यू की आईडी सेम आईडी दे दो, तो उसको वो उस व्यू को कंप्लीट स्क्रीन मान के उसके सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके सेंटर में आ गया। अब मुझे क्या करना है, सेम आपको फर्स्ट नेम के लिए करना है। तो इसका स्टार्ट और एंड, इसका भी स्टार्ट तो ऑलरेडी दिया हुआ मैंने, आप एंड भी दे दो, एंड टू एंड ऑफ, ये हो गया पेरेंट, ये भी इसके नीचे चला गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे स्टार्ट टू एंड ऑफ दिस है, तो इसको भी आप स्टार्ट और एंड दोनों का पेरेंट कर दो। अभी के लिए सबको सेंटर में ले आते हैं अपन, ये भी सेंटर में आ गया और ये भी सेंटर में डाल देते हैं, ठीक है। सारे इस तरह से आ गए। अभी मुझे क्या करना है कि मैं इस तरह का व्यू बनाऊंगा जिसमें इमेज होगी और नीचे टेक्स्ट होगा। तो पहले वाला तो सेट हो गया, सेम मुझे इसको कॉपी करना है, इसके लिए भी ले जाना है। यहाँ पे मैंने इमेज लिया,
अब वो आनी चाहिए फर्स्ट के नीचे। पहले तो इसकी आईडी चेंज कर दो, सेम मैंने आइकन यूज़ कर लिया, आईडी चेंज कर दी, और ये क्या होगा, फर्स्ट के नीचे होगा। तो इसका टॉप टू पेरेंट ऑफ क्या होगा, इसका होगा टॉप टू बॉटम ऑफ। बॉटम के अंदर आईडी किसकी होगी, टेक्स्ट वन की। टेक्स्ट वन की ऐड करो, ये इसके नीचे चला गया, ठीक है। ये वाला सेकंड टेक्स्ट था, वो किसके नीचे आना चाहिए, आइकन 2 के नीचे। तो यहाँ पे आप आइकन 2 की टॉप टू बॉटम ऑफ आइकन 2 डाल दोगे, ठीक है, इसके नीचे चला गया ये। इसी तरीके से एक और टेक्स्ट व्यू, एक और इमेज व्यू मैंने डाला, सेम इमेज व्यू, और इसको इसके नीचे डाल दिया। इसका मैं कर देता हूँ आइकन 3, और ये साइज़ ठीक है, पेरेंट ठीक है। बॉटम किसके होगा, इसके नीचे आएगा, सेकंड के नीचे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, ये इसके नीचे आ गया। अब थर्ड वाला टेक्स्ट है, इमेज के नीचे आना चाहिए। तो आप टॉप टू बॉटम ऑफ यहाँ पे क्या कर दोगे, आइकन 3। इस तरह से आपकी सिमिलर 3 व्यू बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। ये सारे व्यू सेट कर दिए मैंने। तो इस तरह से आप एक SVG इमेज है वो ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया सेकंड टिप्स। अब मैं करता हूँ थर्ड टिप्स की बात, जो कि था कि आप बैकग्राउंड देने के लिए आप एक ड्रावेबल यूज़ कर सकते हो। तो ड्रावेबल किस तरह से बनाते हैं, ड्रावेबल बनाने के लिए आप एक ड्रावेबल एक XML फाइल होती है, और उसको किस तरह से बनाया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ड्रावेबल में गया, राइट क्लिक किया, ड्रावेबल रिसोर्स क्लिक करो, इसका नाम दे दो बैकग्राउंड ड्रावेबल, कुछ भी नाम दे दिया मैंने अभी, .xml, एक XML बनेगी है। ओके करो। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टर होता है, मैं इसको शेप बना देता हूँ। शेप के अंदर आप शेप दे दो कुछ भी, मैं इसको रेक्टेंगल शेप देता हूँ, रेक्टेंगल वाला मुझे चाहिए तो रेक्टेंगल दे दिया, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आप इसकी ऐड कर सकते हो, सॉलिड। सॉलिड क्या होता है कि आपके उस बैकग्राउंड के अंदर आपको कलर देना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप सॉलिड प्रॉपर्टी यूज़ करते हो। सॉलिड आपको यहाँ पे आएगा एंड्रॉयड टेक्स्ट कलर, कलर में आपको देना है जैसे ग्रे, ठीक है। तो ग्रे का कलर कोड क्या होता है, अभी मुझे ग्रे का कलर कोड याद नहीं है, शायद 8080 यूज़ कर सकते हैं अपन, #808080, ठीक है। ग्रे हो गया, इसको क्लोज कर दो। ये तो हो गया आपका ग्रे। सॉलिड प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने पीछे का बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया आपके ड्रावेबल का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रोक। स्ट्रोक में अगर आपको पूरे ये बैकग्राउंड जो बना है अपना, इसकी अगर आउटलाइन देनी है, मतलब वो इसके कॉर्नर पे एक लाइन होनी चाहिए, अगर वो लाइन देनी है तो आप एक स्ट्रोक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक के अंदर आप स्ट्रोक का कलर दे सकते हो, उस लाइन का कलर दे सकते हो। कलर किस तरह से दे सकते हैं, जैसे डार्क बैकग्राउंड, लाइट बैकग्राउंड में ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है। और उस जो आउटलाइन होगी उसकी साइज़ देनी होती है, तो वो कैसे देते हैं, विड्थ देनी होती है। विड्थ के अंदर आप जैसे 2 dp दे दो, जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे 1 dp। ये आपकी अभी कलर विजिबल नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे अभी देखो ब्लैक कलर हो गया ना, चलो ब्लैक कलर ही दे देता हूँ मैं, जो विजिबल होगा। अभी आप देख सकते हो ये आउटलाइन हो गई है। ये आउटलाइन बनाने के लिए आप स्ट्रोक प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, जिसमें कलर दे सकते हो और उस लाइन की विड्थ दे सकते हो, ठीक है। फिर इसको आप क्लोज कर दो, इस ब्रैकेट को भी, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा राउंड कॉर्नर करना है, ठीक है। तो कॉर्नर्स नाम की प्रॉपर्टी होती है। कॉर्नर के अंदर आप रेडियस दे सकते हो, या फिर लेफ़्ट राइट अलग अलग रेडियस भी दे सकते हो, या एक आप सबके लिए कॉमन रखने तो आप पर्टिकुलर एक रेडियस दे दो, ठीक है। इसमें मैं दे देता हूँ इसकी 5 dp,
आप देखो राउंड कॉर्नर हो गए, आप इस रेडियस को बढ़ा दो, 10 dp कर दिया मैंने, और राउंड हो गया, ठीक है। तो 10 dp हो गया, इसको क्लोज कर दो। तो इस तरह से आपका ड्रावेबल बन जाता है। तो अब आप इस ड्रावेबल को यूज़ कर सकते हो अपना जो आपने अभी जो बनाया है व्यू। तो किसी भी लेआउट या किसी भी व्यू के लिए अगर आपको बैकग्राउंड कुछ चाहिए तो आप इस तरह का ड्रावेबल बना सकते हो, ना कि एक इमेज ऐड करो बार बार, ठीक है। इमेज आपका मेमोरी कंटेन करेगा, ये ड्रावेबल एक XML फाइल है जो कितनी मेमोरी कंटेन करेगा, बहुत ही लेस, ठीक है। तो मैंने ये ड्रावेबल बना लिया। अब इस ड्रावेबल को कैसे सेट करते हैं, देखो जैसे आपका ये है इमेज और ये फर्स्ट, इसके बैकग्राउंड में अगर आपको सेट करना है तो आप कैसे करोगे, जैसे अभी मैं ओनली टेक्स्ट के बैकग्राउंड में सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आप डाल दो बैकग्राउंड ऑफ ड्रावेबल, सेट हो गया। इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी टेक्स्ट के अंदर, या किसी भी लेआउट के बैकग्राउंड में आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये सेट हो जाएगी। और अगर मैं चाहता हूँ खैर चाहने वाली बात थर्ड वाले टिप्स में कवर होगी। अभी आपने देख लिया कि ड्रावेबल किस तरह से बनता है और किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, इस तरह से इम्प्लीमेंट हो गया। अभी फोर्थ स्टेप की बात करता हूँ मैं कि ये जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है, यहाँ पे इमेज है, यहाँ टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू है, टेक्स्ट व्यू। तो अपन ने देखो यहाँ पे कितने सारे बनाए व्यूज़, क्योंकि सेम व्यूज़ है इमेज और टेक्स्ट व्यू हर जगह, तो हम लोग इसको रीयूजेबल भी बना सकते हैं। अब रीयूजेबल कैसे बनाते हैं, हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे इंक्लूड टैग, ठीक है। किस तरह से यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो इंक्लूड के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लेआउट अलग से बनाता हूँ। आपको पूरा एक लेआउट बनाना है ना, तो मैं एक यहाँ से अलग से XML बनाता हूँ, ओके सॉरी, वो लेआउट के अंदर बनेगा। XML लेआउट के अंदर बनाते हैं अपन जनरली व्यू डिज़ाइन करने के लिए। लेआउट में जाओ, न्यू और लेआउट रिसोर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया रीयूजेबल व्यू, कुछ भी दे सकते हो आप। मैंने ये रीयूजेबल व्यू करके एक XML बना लेता हूँ, जो कि इसको मैं कंस्ट्रेंट लेआउट ही लेता हूँ, कंस्ट्रेंट लेआउट, ठीक है। इसको हटा दो आप, ये मेरा कंस्ट्रेंट लेआउट है। अब मैंने क्या किया, इस लेआउट के अंदर जो कॉमन वाला पार्ट है, कॉमन अपना क्या है, एक इमेज व्यू और एक टेक्स्ट व्यू है, इसको कॉपी कर लो, Ctrl+C मैंने डाल दिया यहाँ पे। ऐप को इंपोर्ट कर लो, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो आपकी ये इमेज और टेक्स्ट व्यू इस तरह से आ गया इस फाइल के अंदर, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पेसिंग दे देता हूँ, इस पर मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 10 dp, ठीक है। ये मेरा व्यू बन गया जिसके अंदर यहाँ पे इमेज है और यहाँ पे आपका टेक्स्ट है, ठीक है। ये व्यू बन गया, जो कि यही व्यू बार बार यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे ये वाला ही व्यू था, इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, ठीक है। अब ये व्यू हमें यहाँ पे लाना है, तो कैसे लाएंगे, इंक्लूड टैग, इंक्लूड के अंदर आप क्या करोगे, एक प्रॉपर्टी होती है लेआउट, लेआउट के अंदर आप ऐड करोगे जो अपने अभी लेआउट बनाया है। तो वो कहाँ से, लेआउट फाइल के अंदर ही था, लेआउट रीयूजेबल व्यू, ठीक है। मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है, क्लोज कर दो इसको। और यहाँ पे आप इसकी आईडी दे दो, इंक्लूड टैग की आईडी दे दो, आईडी लेआउट 1, ओके। ये लेआउट 1 हो गया। यहाँ पे ये वाला जो व्यू था
अभी मैं बस पहले इसी के अंदर मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, और ये बॉटम पे, इस लेआउट के बॉटम पे चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे बॉटम पे इसकी आईडी दे देता हूँ। आपको इसकी हाइट एंड विड्थ देनी पड़ेगी, या फिर आप इसको रैप कंटेंट कर दो। रैप कंटेंट किया मैंने, आप यहाँ देखो आ गया आपका। इंक्लूड टैग से आपने इतना बस 2 लाइन का कोड लिखा, और हुआ क्या, आपका फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, सारे आ गए। ठीक है। अब आप बार बार या तो करो, जैसे मैंने इस टेक्स्ट के अंदर बैकग्राउंड लगाया था, तो आपको इसमें भी लगाना पड़ेगा, इसमें भी अलग से लगाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। वो सब भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सेम लेआउट यूज़ कर सकते हो मल्टीपल टाइम। ठीक है। अभी जैसे मैंने ये इंक्लूड लगाया, अब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, इसको भी हटाओ, सेम आप इंक्लूड लेआउट यूज़ कर लो। इंक्लूड, इसके अंदर लेआउट, ये लेआउट, और @ लेआउट रीयूजेबल, और इसको भी आप क्लोज कर दो। ठीक है। इसको भी आप आईडी दे दो। इसकी जैसे मैंने सेम आईडी यहाँ से उठा लेता हूँ, आईडी दे दी, और इसका नाम दे दिया मैंने 2। ठीक है। बॉटम की पोजीशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये ओवरलैप हो जाएगा ऐसे। तो इसका टॉप क्या होगा, सेम वही कंस्टेंट देना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम ऑफ लेआउट 1। लेआउट 1 के बॉटम में, और आप यहाँ पे दे दो इसको लेआउट, ठीक है। सेकंड वाला, अभी फर्स्ट वाला रिप्लेस हो गया इस पे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पोजीशन देनी पड़ेगी सबसे पहले। इसमें भी आपको कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट एक तो मैच पेरेंट हो गया, उसके बाद टॉप टू बॉटम ऑफ, दैट इज़ लेआउट 1। हमने लेआउट 1 ऐड किया है, लेकिन ये बॉटम पे नहीं गया, राइट। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट एंड विड्थ सेट करनी पड़ेगी। विड्थ रैप कंटेंट कर दो यहाँ पे, और हाइट भी रैप कंटेंट कर दो। तो ये यहाँ पे आ गया, लेकिन अपन को चाहिए सेंटर में, राइट। सेंटर में आपको चाहिए, तो आपको फिर से यहाँ पे स्टार्ट और वो करना पड़ेगा, पेरेंट और एंड टू एंड ऑफ भी पेरेंट। सेंटर में गया, ये आपका लेआउट था, लेआउट 2 था, ये कंस्टेंट टॉप टू बॉटम ऑफ, सेम ये सारे लगा दो आप इस पे भी। ये कंस्टेंट भी इधर ऐड हो जाएंगे। नीचे चला गया, क्योंकि जनरली क्या होता है कि वो अगर आप इंक्लूड करते हो, तो यहाँ के कंस्टेंट, ये कंस्टेंट लेआउट के अंदर है, तो आपको यहाँ भी कंस्टेंट इसके अंदर ऐड करने होंगे। ठीक है। मैं इस कंस्टेंट को टॉप से थोड़ी मार्जिन भी दे देता हूँ। मैंने दे दिया यहाँ पे 20 dp। ठीक है। ये नीचे चला गया। इसी तरीके से थर्ड वाले को रिप्लेस करते हैं, सेम ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है। इसका लेआउट दिया मैंने 3, और आपको चेंज करना यहाँ, ये सेकंड वाले के नीचे हो जाएगा। ठीक है। बन गया आपके तीनों लेआउट एक ही प्रॉपर्टी के अंदर, और आपकी मुश्किल से 37 लाइन हुई है यहाँ पे, पहले कितनी लंबी चौड़ी लाइन जा रही थी। ठीक है। तो इस तरह से आप
एक ही लेआउट का, इस रीयूजेबल व्यू के लेआउट का मल्टीपल टाइम आप यूज कर सकते हो इंक्लूड टैग का यूज़ करके, ठीक है। और आप ये सोच रहे हो कि इसके अंदर ये कंस्ट्रेंट लेआउट था और यहाँ पे कंस्ट्रेंट के अंदर कंस्ट्रेंट, तो ये नेस्टेड बनता जा रहा है। लेकिन अगर आप इंक्लूड लेआउट से किसी लेआउट को इंक्लूड करते हो तो वो कभी भी नेस्टेड में काउंट नहीं होता है, ठीक है। सो ये भी एक इसका बेनिफिट है, इसीलिए इंक्लूड टैग यूज़ किया जाता है। तो आप क्या कर रहे हो, जब सेम व्यू हो रहा है उसी को रीयूज़ करते जा रहे हो बार बार, ठीक है, इंक्लूड टैग का यूज़ करके। तो आपकी मेन पेरेंट फाइल है वो इतनी सी एकदम सिंपल सी फाइल दिखती है और उसकी हाइट लेंथ भी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टिप्स ऑफ एंड्रॉयड डिज़ाइन। सो आप लोग फॉलो कर सकते हो। अगर आप जब भी लंबी एप्लीकेशंस या बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आप इस तरह के आर्किटेक्चर डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव में यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस भी बेटर रहती है और डेवलपमेंट भी फास्ट हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, सो मैं नेक्स्ट और भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।